हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे चैनल एजुकेयर पर। कंटिन्यू करेंगे आज हम उस सीरीज को जिसको हमने स्टार्ट किया था, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 चैप्टर 3 पे हम लोग आ चुके थे। पार्ट 1 हमने देख लिया कि भाई एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे और उनका बैकग्राउंड कि भाई उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इन रिफॉर्म्स के बारे में, यानी कि लिबरलाइजेशन क्या था, उसके आने के बाद से क्या इफेक्ट्स हमारी इकोनॉमी पर पड़े, टैक्स रिफॉर्म्स किस तरह लाए गए, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स लाए गए, इंडस्ट्रीज ने किस तरह से परफॉर्म करना शुरू किया एंड पूरी इकोनॉमी किस तरह से परिवर्तित हुई आफ्टर द 1991 क्राइसिस। इन रिफॉर्म्स के आने के बाद क्या चेंजेस हमें इकोनॉमी में देखने को मिले, आज हम जानेंगे उन सभी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि होगा पार्ट 2 चैप्टर 3। लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले बात करते हैं हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो 1991 में नई आर्थिक नीति या नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। उसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए जो आपकी अर्थव्यवस्था को चेंज करने के लिए थे। इसके कुछ उद्देश्य थे, जैसे कि सबसे पहले तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना हमारे देश में जो कॉम्पिटिटिव हो। देखिए, हमने देखा था बहुत सारे लाइसेंस राज की वजह से नई कंपनीज को भरने का मौका कम मिलता था, एक्सपेंशन में दिक्कत आती थी। अब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तैयार करना था आपको देश में। दूसरी चीज, रिमूविंग द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स। भाई नई फर्म्स को आने में, उनको एंट्री करने में जो दिक्कत आती थी वो दिक्कतें ना आए, उनकी ग्रोथ हो सके प्रॉपर, ये ध्यान रखना था आपको। तो जो बैरियर्स थे उसमें, जो दिक्कतें आती थी उनको आगे बढ़ने में, उन सबको हटाना था। एंड थर्डली, इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। कुछ मेजर्स ऐसे थे जो स्टेबलाइजेशन थे, यानी कि इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए लिए गए, और दूसरे थे जिन्हें हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यानी कि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देना। यानी कि जो स्ट्रक्चर था हमारी इकोनॉमी का, भाई क्लोज्ड इकोनॉमी जो हमने कर रखी थी, हमारे देश की जो बंद अर्थव्यवस्था थी कि भाई बाहर कोई व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बाहर कोई कंपनी नहीं आ सकती, उस स्ट्रक्चर को चेंज करना था हमें, कि हमें क्लोज डोर से ओपन डोर इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना था। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। जैसा हमने देखा कि भाई जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी थी हमारी, उसमें दो प्रकार के मेजर्स थे आपके। उसमें से पहले थे स्टेबलाइजेशन मेजर्स, जो लिए गए थे इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। तो इन मेजर्स के बारे में जान लेते हैं पहले हम। द फर्स्ट थिंग इज दे आर शॉर्ट टर्म मेजर्स, यानी कि इन्हें कम समय के लिए लिया गया था, ये लंबे समय तक चलने वाले मेजर्स नहीं थे। और इनका उद्देश्य क्या था? दे आर इंटेंडेड टू करेक्ट सम ऑफ द वीकनेसेस दैट हैव डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो इंडिया के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत आ रही थी, जो कमी आ रही थी, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव जा रहा था, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं बचे थे, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसकी कुछ कमजोरियों को दूर करने के लिए इन मेजर्स को लिया गया। एंड सेकेंडरी थिंग, दे वर टेकन टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। इनका दूसरा उद्देश्य था कि जो महंगाई बढ़ रही थी उसको रोका जाए। अगर महंगाई रोक पाएंगे तो उससे हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइजेशन मिल सकता है। एंड देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व्स एंड कीप द राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। उस समय सबसे बड़ी जरूरत थी कि हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करने हैं, अपने सफिशिएंटली मेंटेन करने हैं कि हमारा काम चल सके। एंड सेकेंडरी थिंग, जो प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे थे उन्हें कंट्रोल में रखना था। तो ये थे हमारे स्टेबलाइजेशन मेजर्स। इसके बाद आते हैं हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो स्ट्रक्चर में चेंज करने थे आपको। पॉलिसी के जो स्ट्रक्चर था, इंडियन इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, उसमें कुछ चेंजेस जरूरी थे। तो चेंजेस करोगे आप पूरी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लॉन्ग टर्म मेजर में जाएगा। सो दे वर लॉन्ग टर्म मेजर्स एंड दे वर प्लान फॉर अ सर्टेन लॉन्गर पीरियड। इसका उद्देश्य क्या था? टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। जो आपकी इकोनॉमी थी, जो अपनी फुली एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रही थी,
जितनी एफिशिएंसी पे काम कर सकती थी उससे कम पे काम कर रही थी, उसको पटरी पे लाना था, उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी थी। मतलब जो फैक्ट्रीज एक दिन में 100 यूनिट बना सकती हैं और 50 बना रही थी, उनको 100 तक लेके जाना उद्देश्य था। एंड सेकेंडरी थिंग, to increase the international competitiveness by removing the rigidities in various segments of the Indian economy। जो आपके इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग सेगमेंट्स थे उसमें कुछ रिजिडिटीज थी, मतलब कि ऐसी कुछ नीतियां थी, ऐसी कुछ पॉलिसीज थी जो फंक्शनिंग बहुत कमबरसम या बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाती थी, तो उनको आसान करना था। इसलिए ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस तभी बढ़ पाएगी जब आपके देश की पॉलिसीज आसान होंगी और बाहर के देश आपके यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने कुछ पॉलिसीज लेके आए जो 3 कैटेगरी में बांटी जा सकती हैं। पहला था लिबरलाइजेशन, यानी कि पॉलिसीज को लिबरल करना, थोड़ी सी आज़ादी देना। सेकेंडरी थिंग वाज प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण। ऐसे सेक्टर्स जो गवर्नमेंट के लिए आवश्यक नहीं थे, प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिए जाएं। एंड ग्लोबलाइजेशन, इट मींस वेलकमिंग द होल ऑफ द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। भारत में बाकी देशों को आमंत्रित करना कि वो आए और यहाँ निवेश करें, कि वो जितना निवेश करेंगे उतना फॉरेक्स हमारे पास आएगा और हमारी इकोनॉमी उतनी ही स्टेबल और स्ट्रांग हो पाएगी। सबसे पहले जानते हैं हम लिबरलाइजेशन के बारे में, यानी लिबरलाइजेशन होता क्या है। इसको हिंदी में कहते हैं उदारीकरण, यानी उदार पॉलिसीज को लिबरल, थोड़ी सी आजाद कर देना। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जो नियम और जो कानून बनाए गए थे इकोनॉमी को चलाने के लिए 1950s में, जब हम आजाद हुए उसके बाद जो नियम कानून बनाए गए, वही इंडिया की ग्रोथ में, इंडिया की डेवलपमेंट में, उसके विकास में सबसे बड़ी बाधा बनने लगे। दे वर द मेजर हिंड्रेंसेस, बिकॉज इतने कॉम्प्लेक्स नियम थे, इतने कठिन नियम थे कि उनको पालन करने से अच्छा होता था, इंसान सोचता था भाई इससे अच्छा तो हम बिजनेस ही नहीं करें। वो जो रूल्स थे, वो जो लॉज थे, वो बाधा बनने लगे इंसान को आगे बढ़ने में, किसी भी बिजनेस को डेवलप करने में दिक्कत आने लगी। इसलिए लिबरलाइजेशन लाया गया कि भाई ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो सीमाएं लगा रखी हैं, प्रतिबंध लगा रखे हैं, वो कम करना पड़ेगा और इंडिया के जितने भी सेक्टर्स इकोनॉमी के, ये सबके लिए खोलने पड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि 1980s के दशक में कुछ मेजर्स अपनाए गए, खासतौर से इंडस्ट्रीज के लाइसेंस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज में, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में एंड लाइकवाइज। लेकिन 1991 के बाद जो नियम आए, जो रिफॉर्म्स आए, जो परिवर्तन आए, वो हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा देश को आगे ले जाने में हेल्प की उन्होंने। 80s के नियम, हालांकि उन्होंने हेल्प की, लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं कर पाए जितनी हमें उम्मीद थी, इसलिए हमें नए नियमों की आवश्यकता पड़ी। अब 1991 में खास तौर से इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रिफॉर्म्स लाए गए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, इसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और इन सेक्टर्स में भी काफ़ी सारे परिवर्तन हमें देखने को मिले 1991 के बाद। चलिए, इंडस्ट्रियल लाइसेंस या इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतने परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका डीरेगुलेशन क्यों किया, जो रेगुलेशंस थे उनको बदल के उनको खत्म क्यों किया गया। तो इसको जानने के लिए पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं कि पहले स्थिति कैसी थी। सी, रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो थे हमारे देश में, उसको एनफोर्स करने के 4 बेसिक तरीके थे। ये 4 पॉइंट्स आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। पहला था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इसमें हर व्यक्ति को सरकार से अनुमति लेनी होती थी, अगर आपको नई फर्म स्टार्ट करनी है, पुरानी फर्म बंद करनी है, या जो गुड्स आप प्रोड्यूस करते हो उसकी मात्रा बढ़ानी है, कोई प्रोडक्ट आपको नया जोड़ना है, तो हर चीज में लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। तो ये सबसे बड़ी कमी थी। सेकेंड थिंग, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे थे जहां पर प्राइवेट सेक्टर को अनुमति नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज। थर्डली, कुछ गुड्स ऐसी थी जो हमने पढ़ा था रेगुलेट किए गए कि भाई स्मॉल सेक्टर्स को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए बड़े प्लेयर्स को उनसे दूर रखा गया था कि भाई ये लोग चलते रहें, इसलिए बड़े प्लेयर्स जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ना आ पाए, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ गुड्स को एक तरीके से रिजर्व कर दिया गया था कि ये केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही बनेंगे। एंड
Lastly, controls on price fixation and distribution of selected industrial products. कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनको कितना बांटना है, किसको बांटना है, किस प्राइस पे बांटना है, कहाँ बेचना है, ये सब डिसाइड करने का काम गवर्नमेंट के हाथ में था। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। अगर ऐसा कंट्रोल होगा तो उनका काम चलाना बहुत ही मुश्किल था। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ परिवर्तन आए। वो परिवर्तन क्या थे, चलिए उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला मेजर जो लिया गया वो था कि भाई जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी आपकी, जैसे मैंने बताया आपको कि एक्सपेंशन हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, स्टार्टिंग ऑफ न्यू फर्म हो, क्लोजिंग ऑफ ओल्ड फर्म हो, कुछ भी हो, आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। उस इंडस्ट्रियल लाइसेंस को अबॉलिश कर दिया गया। भैया ये आपको हर चीज में लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स जो थे उन्हें रिजर्व किया गया था, खासतौर से अल्कोहल, सिगरेट, हजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स यानी कि विस्फोटक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इन चीजों को बाहर रखा गया था। हाँ, इनके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, जो जायज भी थी, बट बाकी चीजों के लिए आपको आवश्यकता नहीं थी। सेकेंड चीज अपन ने देखा था कि भाई सब चीज प्राइवेट के हाथ में थी, तो उसको प्राइवेट सेक्टर की जगह, सॉरी पब्लिक सेक्टर के हाथ की जगह प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया। कुछ चीजें थी खास तौर से, उसमें अगर तीन हम मेन मेंशन कर सकते हैं, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस। ये तीन सेक्टर्स गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे, बाकी सबको प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया। थर्डली, जो गुड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दिए गए थे प्रोड्यूस करने के लिए, उसको भी डी रिजर्व कर दिया गया, यानी कि अब बड़ी इंडस्ट्रीज भी उन प्रोडक्ट्स को बना सकती थी जिससे कि वो इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। एंड लास्टली, जो प्राइस फिक्सेशन था जो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखा था, उसे उन्हें अबॉलिश कर दिया और मार्केट फोर्सेस को छोड़ दिया, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया गया कि भाई प्राइस डिसाइड कैसे होंगे। मतलब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे। एंड डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस विल ऑटोमेटिकली फॉल। So these were the measures which were adopted for the deregulation of industrial sector. I hope it is clear. If not, then please rewind, go through the last slide, then go through this one. You will be thorough in this particular topic. अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की, यानी जो फाइनेंस सेक्टर था हमारा, उसमें क्या रिफॉर्म्स आए। देखिए, फाइनेंस सेक्टर जो था हमारा, वो आरबीआई रेगुलेट करती थी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन आता है, कॉमर्शियल बैंक्स, जो एस बी आई, पी एन बी, विजय बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एटसेट्रा। इन्वेस्टमेंट बैंक जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जहाँ पे फॉरेन करेंसीज की परचेजिंग एंड सेलिंग होती है। एंड स्टॉक एक्सचेंज। दीज वर यूज टू बी कंट्रोल्ड बाय आरबीआई एट दैट टाइम। आरबीआई डिसाइड करती थी कि बैंक अपने पास कितना पैसा रखेंगी, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, किस प्रकार की लैंडिंग आप करेंगे, किस सेक्टर को कितने ब्याज दर पे देंगे, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, अलग अलग सेक्टर्स का, एजुकेशन में देना है तो कितना होगा, बिजनेस को देना है तो कितना होगा। एंड एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। अब रिफॉर्म्स की जरूरत इसलिए थी कि आरबीआई का रोल हमें कम करना था। भाई हर चीज जो आरबीआई कंट्रोल कर रही थी, तो उसका रोल जो था रेगुलेटर की जगह फैसिलिटेटर का होना, यानी कि वो आपकी हेल्प करेगी, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, आपको सहायता चाहिए तो देगी, आप पे बंदिशें नहीं लगाएगी, ठीक है। और आप अपने निर्णय खुद ले सकते हो विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई। ऐसा उद्देश्य था आपके रिफॉर्म्स को लाने का। तो क्या रिफॉर्म्स आए, जानते हो नहीं हम। फर्स्टली, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंडियन एज वेल एज फॉरेन। प्राइवेट सेक्टर को बैंकिंग सेक्टर में अनुमति दे दी गई कि भाई प्राइवेट सेक्टर अब बैंक में आ सकता है, इंडियन भी लोग आ सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, और फॉरेन कंपनीज भी एज अ बैंक इंडिया में बैंक खोल सकती है। थर्ड, सेकेंडली, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 50%। किसी भी बैंक में विदेशी निवेश यानी फॉरेन कंपनी कोई, फॉरेन बैंक कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो अप टू 50% उसका जो मनी है, उसकी जो कैपिटल है, उतना कर सकती है। अब बैंक्स जो कुछ सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करती थी, उनको फ्रीडम दी गई कि भाई अपनी नई ब्रांच खोल सकते हो आप आरबीआई से पूछे बिना।
ठीक है, और जो अपना एग्जिस्टिंग ब्रांचिंग नेटवर्क है उसको आप बड़ा कर सकते हो, पूरे नेशन में फैला सकते हो। ठीक। बैंकों को परमिशन दी गई कि भाई आपको जैसे रिसोर्सेज लाने हैं, चाहे पैसा आप इंडिया से कमाओ चाहे अब्रॉड से कमाओ, ठीक है, उसे कुछ एस्पेक्ट्स थे वो आरबीआई ने अपने पास रखे, जिससे कि अकाउंट होल्डर्स और पूरे देश की दुर्गति ना हो। सब कुछ प्राइवेटली नहीं दिया गया कि भाई पूरा पैसा आपको दे दिया गया और आप लेके भाग गए, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कुछ चीजें कंट्रोल की गई आरबीआई द्वारा, मगर बाकी उनको फ्रीडम दी गई कि वो जैसे चाहे वैसे अपना रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं। एंड फॉरेन institutional investors यानी एफआईआई सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इनको इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने की अनुमति दे दी गई, जो अभी तक नहीं थी। So these were the reforms, a bit hard to digest, but yes, आपको मेमोराइज करने हैं तो जस्ट पॉज द स्लाइड हियर, रीड इट 2 or 3 times, 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़िए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो रिवाइंड कीजिए थोड़ा सा, इसको स्लाइड को अच्छे से देखिए। आई होप यू विल बी एबल टू गेट इट इन अ मच बेटर वे। इसके बाद आते हैं टैक्स रिफॉर्म्स। भाई टैक्स में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले, क्या क्या चेंजेस गवर्नमेंट ने किए। सरकार की जो नीति, देखो दो प्रकार की नीतियां होती हैं। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसीज यानी मौद्रिक नीतियां, जो बनाती है आरबीआई, और एक होती है फिस्कल पॉलिसी, कई जगह से फीजल पॉलिसी भी कहते हैं बट फिस्कल मैं प्रेफर करूंगा। तो फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की जो टैक्स और खर्चे, सरकार जो नीतियां बनाती है अपनी एक्सपेंडिचर से और अपनी इनकम से संबंधित, उसे हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। ये हम जानते हैं दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिनका बर्डन आप किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको ही पे करने पड़ेंगे। जैसे टैक्सेस ऑन इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रॉफिट्स जो आपके बिजनेस पे होते हैं, जैसे हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। ये 1991 के बाद जो इंडिविजुअल इनकम पे लगने वाले टैक्स थे, उसमें लगातार कमी देखने को मिली है, क्योंकि ऐसा माना गया कि भाई हाई रेट्स ऑफ इनकम टैक्स अगर होते हैं तो उससे टैक्स इवेजन यानी टैक्स की चोरी बढ़ती है। अगर कम टैक्स लेंगे आप एक व्यक्ति से तो संभावना है कि वो टैक्स भर सकता है, लेकिन अब बहुत बड़ा नंबर, आप 30% टैक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर अभी की प्रेजेंट की डेट में 5 लाख तक इनकम आपकी टैक्स फ्री है लगभग, तो 5 लाख इनकम पे यदि आप 30% टैक्स, अगर 10% टैक्स लगाओगे तो आप ये मान के चलो कि भाई 2.5 लाख इनकम टैक्स फ्री हो गई, 2.5 लाख पे आपका लग गया तो 25,000 टैक्स बनता है, ठीक है समझ में आता है। लेकिन वही अगर 30% हो जाए तो ये टैक्स आपका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो उसमें संभावना ये होती है कि जितना ज्यादा टैक्स रेट होगा उतनी चोरी बढ़ सकती है। इसलिए हम कम रेट्स रखते हैं जिससे कि लोग एनकरेज हों और अपनी इच्छा से अपनी इनकम डिस्क्लोज करें और टैक्स पे करें। साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट टैक्स हुआ करता था, जो कंपनीज को देना होता था अपने प्रॉफिट पे, उसमें भी हमें लगातार कमी देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में, 1991 के बाद से। इनडायरेक्ट टैक्स की फील्ड में क्या टैक्स रिफॉर्म्स आए वो भी देख लेते हैं अपन। इनडायरेक्ट टैक्स अगर डिफाइन करूं मैं तो उसे हम बोलेंगे वह टैक्स जिसका बर्डन आप किसी और पे शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप साबुन परचेस करके लाते हो, सोप परचेस करके लाते हो मार्केट से, तो वो मैन्युफैक्चर जो है वो बर्डन शिफ्ट करता है डीलर पर, डीलर करता है शॉपकीपर और शॉपकीपर कस्टमर पर। तो जो आप पैसा देते हो इट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो इसका बर्डन आपने शिफ्ट करते गए, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब कॉमन नेशनल मार्केट बनाने के लिए गुड्स और कमोडिटीज के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जो कमोडिटीज रखते हैं बेसिकली, इनको भी कम किया जाए। बहुत सारे प्रोसीजर्स जो थे, बहुत सारे जो प्रोसेस थे, उनको सिंप्लीफाई किया गया, टैक्स रेट्स कम किए गए, जिससे कि जो टैक्स पेयर है उसको ज्यादा समस्या टैक्स भरने में ना आए। अभी हाल ही में आपको पता होगा गवर्नमेंट ने आपका जीएसटी एक्ट नया पास किया है। इसमें बहुत सारे टैक्स जो पहले लगते थे, चाहे वो आपका वैट टैक्स हो आपका, या फिर आपका एक्साइज ड्यूटी हो आपकी, या फिर आपका एंटरटेनमेंट टैक्स हो, ये सारे टैक्स उसके अंदर सब्स्यूम हो गए, सब उसके अंदर चले गए। तो जीएसटी इज ए यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जो जुलाई 2017 से इंडिया में लागू किया गया है, और ऐसी उम्मीद है कि इससे काफी ज्यादा एडिशनल रेवेन्यू आ सकता है, टैक्स चोरी में कमी आ सकती है, और वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट जो हमारे पीएम का विजन है
उसको हम पूरा कर पाएंगे। भाई एक देश, एक मार्केट और एक ही प्रकार का टैक्स होना चाहिए हर जगह पर, ऐसा उनका उद्देश्य था। इस उद्देश्य से गवर्नमेंट ने ये जीएसटी बिल पास किया था, जो फाइनली जीएसटी एक्ट के रूप में आपके सामने है और ये अब लॉ बन चुका है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ये बहुत आवश्यक थे। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निपटने के लिए सबसे पहला मेजर जो लिया गया था, सबसे इमीडिएट मेजर जो लिया गया था, वो था डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अदर फॉरेन करेंसीज, यानी बाकी देशों की मुद्रा के सापेक्ष भारत की मुद्रा की वैल्यू कम कर दी गई। 1990s में जहां एक यूएस डॉलर 17.50 रुपीस का आता था, वहीं अब आपको एक यूएस डॉलर खर्च करने के लिए 24.58 रुपीस खर्च करने थे। इसका मतलब है सिंपल, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि 17.5 से वैल्यू 24.58 आ रही है और आप बोल रहे हो कि भाई वैल्यू कम हो रही है। एग्जैक्टली देखिए, पहले आपको अगर एक यूएस डॉलर चाहिए तो आपको 17.5 रुपीस देने पड़े, लेकिन बाद में एक यूएस डॉलर लेने के लिए आपको 24.58 रुपीस देने पड़े, यानी कि आपको आपकी करेंसी ज्यादा देनी पड़ रही है। इसका मतलब है कि आपकी करेंसी की वैल्यू कम हुई है एंड इट इज डिवैल्यूएशन। आई होप इट इज क्लियर। अब डिवैल्यूएशन फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा होता है एक्सपोर्ट करने पर। तो जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपके पास फॉरेन करेंसी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूएस को कुछ सामान बेचा तो वहां से डॉलर्स आएंगे, एंड व्हेन यू कन्वर्ट द डॉलर्स इनटू इंडियन रुपीस, देन यू विल हैव मोर, आपके पास ज्यादा इंडियन करेंसी होगी। ठीक है, इससे आपका फॉरेक्स बढ़ेगा और आपको फायदा होगा। ठीक है, इससे एक और चीज हुई, मार्केट कंट्रोल। देखिए मार्केट फोर्सेस जो है उसको चलाने के दो तरीके होते हैं मेनली। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि भाई एक पर्टिकुलर करेंसी के रिस्पेक्ट में आपकी करेंसी की वैल्यू कितनी होगी। और दूसरा होता है फ्लोटिंग, जो मार्केट फोर्स होते हैं डिमांड सप्लाई के, वो डिसाइड करते हैं, उनके आधार पर डिसाइड होता है कि आपका एक्सचेंज रेट कैसा होगा। तो सेकेंड रिफॉर्म जो लिया गया था फॉरेक्स में, वो ये था कि हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अपना लिया था, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इंडिया में लागू कर दिया गया था कि भाई डिमांड जो होगी मार्केट की, उसके अकॉर्डिंगली ही हमारी करेंसी की वैल्यू कम या ज्यादा होगी। गवर्नमेंट विल नॉट इंटरवीन इन इट। देखिए लास्ट चीज जिसकी हम बात करेंगे वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। पहले उनके बारे में जान लेते हैं, पहले स्थिति कैसी थी। ठीक, सी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने बहुत सारी चीजें अपनाई थी। हमने चैप्टर 2 में देखा है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी इंपोर्ट्स पर। आई होप यू रिमेम्बर इट, कि भाई इंपोर्ट्स पे बहुत टाइट कंट्रोल किया गया था कि भाई इतना ज्यादा इंपोर्ट नहीं करोगे, है ना। इंपोर्ट से बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए गए थे कि आप कोई बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करते हो, खासतौर से लग्जरी गुड्स, तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस थे, टैरिफ्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे। इसकी वजह से इंपोर्ट्स जो थे वो लिमिटेड थे, और सरकार का उद्देश्य था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, जो सही भी था। ठीक है, अब इन पॉलिसीज की वजह से जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसकी ग्रोथ स्लो हो गई, उसकी जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी जिस पेस पर, उस पेस पर नहीं हो पाई, क्योंकि एफिशिएंसी कम हो गई थी, कॉम्पिटिटिवनेस कम थी। तो उसकी वजह से आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता था, उतनी तेजी से ग्रो कर नहीं पा रहा था जितनी की आवश्यकता थी। इसलिए हमें इस ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भी कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़े, जिनकी आवश्यकता हमें पड़ी। तो रिफॉर्म्स क्या थे, चलिए उन्हें देखते हैं फटाफट से। सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया वो था डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी, भाई एक लिमिट थी, इससे ज्यादा नहीं, इससे लिमिट से ऊपर आपको नहीं जाना है, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो हटा ली गई। खास तौर से जो इंपोर्ट्स किए जाते थे मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, उनको भी धीरे धीरे हटा लिया गया 2001 तक। ठीक, देन सेकेंडरी थिंग वाज रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई टैरिफ रेट्स बहुत हाई हुआ करते थे। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज तो खास तौर से खत्म कर दी गई, दे हैव बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की वस्तुओं की वैल्यू बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटीज खत्म कर दी गई, क्योंकि देखो एक्सपोर्ट कोई चीज आप करोगे उस पर आप टैक्स भी लगाओगे, उसकी वैल्यू और बढ़ेगी, तो देश दूसरे देश में जाके वो और महंगी पड़ेगी, इसलिए वो रिस्ट्रिक्शन हटा ली गई।
उससे भारतीय वस्तुएं जो थी वो विदेशी मार्केट में सस्ती हो गई। Thirdly, removal of licensing procedures for imports. अब इम्पोर्ट लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया गया। मतलब कोई इम्पोर्ट चीज आप करते हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, उस लाइसेंस को अबॉलिश कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। हाँ, कुछ चीजें छोड़ी गई, जैसे फॉर एग्जांपल हजार्डस यानी हानिकारक चीजें, और एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज यानी कि वो चीजें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए या खतरनाक चीजें हो, ऐसी इंडस्ट्रीज का कोई सामान यदि आप इम्पोर्ट करते हो उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता बची थी। बाकी चीजों के लाइसेंस की आपको अब रिक्वायरमेंट नहीं थी। सो फ्रेंड्स, here we comes to the end of this part 2 of chapter 3. आई होप आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है लेक्चर तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमको भी ये एजुकेशन की रेवोल्यूशन आगे बढ़ाने में हेल्प मिले, मोटिवेशन मिलता रहता है। और सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं तो। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक्स विच आई हैव टॉट टुडे, आज जो भी पढ़ा है मैंने आपको, उसमें कोई भी डाउट होती है तो यू आर जस्ट फ्री टू कमेंट, or you can directly message me. Thank you very much. I hope you like the video, and please do share this educational revolution so that those who are not getting benefit of free education they might also get. Thank you very much, and मिलते हैं थर्ड पार्ट के साथ। Thank you.